जी, आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है मोनोपोलिस्टिक कंप्यूटेशन। ये आपको जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो है ना वो नियर टू जो मोनोपोली था उसके नियर होगा। मीन के इसकी सारी सिचुएशन जो है ना उस तरह की है। इसमें कोई खास किस्म की कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है कि ये किस तरीके से बनेगा। अच्छा, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? अगर हम देखें, हमने पहले मोनोपोली पढ़ा, फिर ओलिगोपोली पढ़ा, ये दो एक्सट्रीम केसेस थे। अब इन दो एक्सट्रीम केसेस के अंदर दो से तीन जो है ना वो मार्केट्स और एग्जिस्ट करती हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और दूसरा ओलिगोपोली। और ओलिगोपोली के अंदर ही एक और भी आ जाती है, डोपली भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली और डोपली ऑलमोस्ट सेम ही होती है। डोपली को आप ओलिगोपोली भी कह सकते हैं, उसको स्पेसिफिक करें तो वो उसको हम डोपली भी कह सकते हैं। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से। अच्छा, ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है? ओलिगोपोली के अंदर सेलर्स जो होते हैं, ओनली अ फ्यू सेलर्स, मतलब कि कुछ सेलर्स होते हैं। ठीक है, और उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट क्या आती है? उनकी प्रोडक्ट सिमिलर होती है। लाइक क्या? पेट्रोल पंप वाले जिस तरीके से आजकल उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, वो कुछ है, मतलब कि पाँच छः सात आठ, मतलब कि सात आठ है। ठीक है, वो ही मतलब कि पेट्रोल सेल करते हैं, कोई और नहीं करते। ठीक? अच्छा, अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स काफी ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन मैनी फर्म्स होती है। लेकिन जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो सेम नहीं होती, वो आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, लाइक फास्ट फूड है। अब कोई कोई बर्गर बना रहा है, वो किसी और तरीके से बना रहा है। कोई बर्गर बना रहा है, वो उसके अंदर कुछ और चीज डाल रहा है। ठीक है, उसके अंदर मीन के डिफरेंस आ जाता है, प्रोडक्ट सेम नहीं रहती। या फिर आप कह सकते हैं कि एक बुक लिखी हुई है, वो किसी और टॉपिक के ऊपर लिखी हुई है, दूसरी बुक है वो किसी और टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो उसके अंदर बड़ा डिफरेंस आ जाता है, काफी ज्यादा। इनकी चीज वो एक तरह की चीज नहीं रहती। अब एक बुक की डिमांड वो बहुत ज्यादा है, दूसरी बुक की डिमांड वो बिल्कुल उस तरह की नहीं है। या फिर आप टीवी सीरियल्स की बात कर सकते हैं। एक टीवी सीरियल है, वो मतलब कि उसके अंदर उसकी क्वालिटी कुछ और है। एक टीवी सीरियल है वो बिल्कुल फ्लॉप है, या मूवी का लगा लें। लाइक आजकल अर्तुगरुल बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो उसकी रेटिंग कुछ और है, और पाकिस्तान के ड्रामास की कुछ और रेटिंग है। तो ये है डिफरेंस। ठीक है, जो कि मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर सेलर्स तो बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को प्रोवाइड करने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वो डिफरेंशिएट है। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या डिफरेंशिएट है, और इसके अंदर किसी किस्म की ममानत नहीं होती। कोई भी इसके अंदर एंट्री भी कर सकता है और कोई भी इसके अंदर एग्जिट कर सकता है। और ये चीज आप याद रखिएगा कि जहाँ पे सेलर्स ज्यादा होंगे, ये की डिफरेंस है, जहाँ पे सेलर्स ज्यादा होंगे, या फिर सिर्फ सेलर्स की ही बात की जाती है यहाँ पे। सेलर्स ज्यादा होंगे, वहां पे आपकी एंट्री एंड एग्जिट ऑलमोस्ट जो है ना वो फ्री होता है। ठीक है, जहाँ पे सेलर्स वगैरह कम होंगे, इनके लिमिटेड होंगे, वहां पे आपकी एंट्री एंड एग्जिट जो है ना वो फ्री नहीं होता। उसके अंदर जो है ना वो कुछ जिसको कहते हैं पेटेंट राइट्स वगैरह होते हैं, जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको समझ लग गए होंगे कि क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैसी की होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल ये जिस तरीके से अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो सी है वो इनकी डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो इनकी प्राइस की इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, डिक्रीज करने से डिक्रीज होती है। ऐसे ही है, लाइक अ डिमांड कर्व। ठीक है, लाइक अ डिमांड कर्व, जैसे कि हमने मोनोपोली मार्केट के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी
प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम एक बात कर लेते हैं, एक बर्गर वाले की बात कर लेते हैं। अब वो एक बर्गर वाला है, उसकी बर्गर की क्वालिटी थोड़ी सी वो डिफरेंट है, ठीक है। अब वो प्राइस राइज करता है, ठीक है, कुछ लीव कर देंगे, वो कहेंगे कि यार इतने प्राइस पैसे नहीं हम मतलब के पे कर सकते हैं, हम कोई नॉर्मल क्वालिटी का बर्गर खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या वो उसको लीव कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब वो और ज्यादा प्राइस को इंक्रीज करेगा, डिमांड उसकी और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे वो प्राइस को इंक्रीज करता जाएगा, डिमांड कम होती जाएगी। अगर वो प्राइस को रिड्यूस करता है तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सेम लाइक अ मोनोपोली केस, इस तरीके की डिमांड। बच्चे ये अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, सेम लाइक मोनोपोली कर्व के, जिस तरीके से मोनोपोली कर्व के अंदर हमने डिमांड कर्व को पढ़ा, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो भी इसका इसकी डिमांड कर्व से बिलो होगा, ठीक है। लेकिन है तो सिमिलर, लेकिन इनके इनकी जो है वो डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व और बाकी सारी कर्व वगैरह सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस होता है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होती। लाइक मार्जिनल कर्व जो है इसकी थोड़ी सी बाउंड है, ठीक है, और इसकी मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। इस तरह के कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये नहीं कि ये एग्जैक्टली मोनोपोली की तरह ही करते हैं, एक्ट करते हैं। बजाय ये कि आप ये समझिए कि भाई मोनोपोली और ये जो मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो है, ठीक है, इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। बजाय ये कि मोनोपोली के ऊपर शिफ्ट करने के हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आ जाए तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पे हमें कोई हमारी फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनकी डिमांड एंड मार्जिन रेवेन्यू की कर्व के अंदर, बाकी सारी चीजें सेम है। लाइक हमने डिसाइड करना है, कि हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्वांटिटी कितनी डिसाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, उस क्वांटिटी के ऊपर प्राइस कितनी होगी, वो क्वांटिटी के ऊपर हम देखेंगे कि भाई हमारी डिमांड कर्व के ऊपर प्राइस क्या आ रही है, ठीक है। तो हम डिमांड कर्व से देखते हुए हम प्राइस को डिसाइड करेंगे। अब हमने रेवेन्यू देखना है, तो हम एवरेज टोटल कॉस्ट को जो है ना वो ड्रा करके देखेंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट उसकी कितनी बनेगी, जब फिर उस क्वांटिटी के ऊपर जो एवरेज टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट आ रहा होगा उसका हम डिफरेंस लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें थी जो कि पीछे रह गई हुई थी, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको जो कहता हूँ कोई मुझे आंसर कर सकता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि भाई हमने मार्केट के अंदर एंटर होना है या फिर एग्जिट होना है, किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे? कोई मुझे इस चीज का आंसर करे जरा। सर आई थिंक डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। कैसे? फॉर एग्जांपल सर लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, अगर इसकी डिमांड ज्यादा होगी किसी एरिया में, किसी जगह पे, तो हम उस मार्केट में एंटर करेंगे सर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इस तरह। कोई और बताए अगर भाई। डिमांड कम होगी तो हम एंटर कर जाएंगे, हमारी सेल कम होगी। नहीं नहीं बच्चे, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। कोई और बताए, किसी और के जहन में कोई आंसर हो। सब सोए हुए हैं। सर सवाल रिपीट करिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल ये आपके पास मोनोपोली मार्केट है या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, आप किस चीज की बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि भाई जॉनसन है वो मार्केट के अंदर एग्जिट होना चाहिए या एंटर होना चाहिए? सर अगर वो लॉस में होगी तो उसको एग्जिट करना चाहिए, और अगर वो हाँ, तो वो कैसे डिसाइड होगा, मतलब कि हमें किस चीज से पता चलेगा? कस्टमर के बिहेवियर से।
बिहेवियर से कैसे पता चल जाएगा? सर जब बिहेवियर आप रेवेन्यू कस्टमर के बिहेवियर की बेस के ऊपर आप अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते। सर मार्जिनल कॉस्ट की वजह से। मार्जिनल कॉस्ट, जी जी। जब मार्जिनल रेवेन्यू मोर देन कॉस्ट होगा मार्जिनल, तब बच्चे वो तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट हो रहा होगा लेकिन कम हो रहा होगा, उसके अंदर प्रॉफिट हो तो रहा होगा लेकिन कम हो रहा होगा। उसमें ये नहीं होगा कि हम मार्केट को लीव कर दें। सर एवरेज टोटल कॉस्ट से होगा क्या? जी बताएं, एवरेज टोटल कॉस्ट से कैसे होगा? सर एवरेज टोटल कॉस्ट से इस तरह होगा कि अगर एवरेज टोटल कॉस्ट अगर कम होगी हमारी, मतलब नीचे होगी ग्राफ, तो वो वहां फिर हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, या मतलब प्रोडक्शन करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। और जब वो ऊपर जाएगी अपना सर कहते हैं वो ऊपर जाएगी एटीसी, मतलब प्रॉफिट से ऊपर जाएगी, तो वो फिर वहां वो शॉर्ट वो लॉस हो जाएगा। लाइक आप ये कह रहे हैं ऐसे जाएगी यहाँ पे? अगर यहाँ ऐसे पे तो 80 वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फर्म। क्यों नहीं? मीन के वो आएगी नहीं, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होगा। जी अगर अगर मैं ग्राफ बना दूं यहाँ पे ऐसे, तो फिर आप क्या कहते हैं? ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सर ये डिमांड और डिमांड का एवरेज टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। यहाँ पे ना जी आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। इट मींस कि इस जी पॉइंट, अगर इस पॉइंट के ऊपर होगा तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो डिसाइड करेगा कि भाई आपने एंटर होना है या एग्जिट होना है। डिसीजन उसके ऊपर होगा। लाइक अगर जी इससे अबव ऐसे यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है आपकी डिमांड, एटीसी की कर्व आ जाती है, मीन आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ना वो अबव हो जाती है आपकी डिमांड कर्व से, तो देन आप क्या डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे कि हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं या फिर शट डाउन की तरफ चले जाते हैं। ये है जी सर। एटीसी, ठीक है, ये है एटीसी। एटीसी के ऊपर आप डिसाइड करते हैं अपना एग्जिट, ठीक है। जी अगर यही आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे होती तो उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर रहे होते कि आपने शट डाउन करना है या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी सर। एटीसी है, इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमने एग्जिट करना है या नहीं। तो अब अगर आपकी लेट्स से आपकी अगर फॉर एग्जांपल एटीसी की कर्व जो सी है वो डिमांड कर्व से अब जा रही है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आपको लॉस हो रहा होगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर आप देखें क्वांटिटी जो सी है वो कितनी है, इतनी क्वांटिटी के ऊपर आपको जो प्राइस पड़ रही है वो इतनी पड़ रही है, जो कॉस्ट पड़ रही है टोटल वो इतनी पड़ रही है, मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पर यूनिट लॉस हो रहा है। आप क्या करेंगे? आप वहां से एग्जिट कर देंगे। जब तक आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट इस पॉइंट के ऊपर ना आ जाए आप मार्केट के अंदर एंटर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर जी इससे डाउनवर्ड जाएंगे तो मीन के फिर आप क्या एंटर होगे तो उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, अपना रेवेन्यू जो है ना वो कमाना स्टार्ट करेंगे। जी किसी को अगर इस बात की समझ ना लगी हो तो मुझे बताएं। सबको लगी है समझ? मुझे लगता है सारे के सारे स्टूडेंट्स सो जाते हैं जब उनको नहीं सर, नहीं सर। नो सर, आ गई ये समझ। ठीक है। किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ लगी तो वो मुझसे पूछ सकता है कि भाई सर ये किस तरीके से हुआ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर ये क्या किया हुआ था, एंट्री एंड एग्जिट। ये मैंने आपको वही चीज आपको बताई है कि भाई यहाँ पे जो है ना वो एंट्री एंड एग्जिट जो है ना वो होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा? एंट्री एंड एग्जिट जहाँ पे आपकी प्राइस इज इक्वल टू एटीसी, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाए एंड प्रॉफिट जो है ना वो जीरो हो जाए, वहां पे आप एग्जिट एंड एंट्री को जो है ना वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। आपने एग्जिट करना है या एंट्री करनी है, मीन कि आप थोड़ी देर स्टे करके देखेंगे कि भाई एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हमें इससे ज्यादा तो नहीं जाती या फिर कम तो नहीं जाती, उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज थी वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
शॉर्ट रन के अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि आपका जो सा फर्म का बिहेवियर होता है वो लाइक क्या होता है, मोनोपोली मार्केट की तरह होता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो मोनोपोली मार्केट की तरह नहीं होता, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर होता है। मीन के शॉर्ट रन के अंदर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट की क्लिक है, ठीक है, मैं इसकी प्राइस जितनी मर्जी डिसाइड कर सकता हूँ, कस्टमर मेरे पास आएगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या करेगा, कस्टमर कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा, ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री एंड एग्जिट एग्जिट ड्राइव इकोनॉमिक प्रॉफिट टू जीरो, ठीक है। जहां पे एंट्री एंड एग्जिट होता है वहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है ना वो जीरो के ऊपर चले जाता है, ठीक है। लॉन्ग रन के अंदर जो सिचुएशन है, आपको पता है इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता था? अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉफिट बताया आप लोगों ने कि जो हमारे टोटल प्रॉफिट में से हमारी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट क्योंकि अगर माइनस हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमारा ये इकोनॉमिक प्रॉफिट है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है उसके लॉन्ग रन के अंदर अगर हम दोनों कॉस्ट को माइनस करें, ठीक है, तो हमारा जो सा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट वो है ना वो जीरो हो जाता है। इट मींस कि हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास वही बचता है जो कि हम इनपुट कर रहे होते हैं, जो हम उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर मेहनत कर रहे होते हैं, और उसके इवज के अंदर जो हम पैसे नहीं ले रहे होते, मीन के हमारी मेहनत ही उसके अंदर बचती है। तो हमारी जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी वो क्या थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या थी, कोई बताए जरा मुझे। सर जो हम डायरेक्ट लाइक पेमेंट करते हैं जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गए, इस तरह की जो चीजें होती हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये एक्सप्लेन बताइए। जो इम्प्लिंग वाली होती है वो होती है जो हमने पेमेंट अभी नहीं की होती। पेमेंट नहीं की लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती नहीं है एग्जैक्टली। मैं आपको इन दोनों चीजों का डिफरेंस भी बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। लाइक ये देखें, मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे हमारी 5000 की 5000 जो इंटरेस्ट लोन हम पे कर रहे हैं इनिशियल के अंदर, वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमने अपना 40,000 जो था वो इन्वेस्ट किया था, तो 40,000 के ऊपर जो 2000 बन रहा था वो हम नहीं दे रहे थे, तो वो हमारी क्या थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। अच्छा, आप लोग जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप फॉरगिव कर रहे होते हैं, फॉरगो कर रहे होते हैं, मीन के लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब छोड़ी, ठीक है, आपने एक जॉब छोड़ी और वो जॉब थी लाइक 1 लाख रुपीज की, ठीक है, 1 लाख रुपए की वो आपने जॉब छोड़ दी, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपया जो सा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो हो सकता है कि जो जिस जगह पे आप अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उस जगह पे अगर कोई और काम करता या जिस तरीके से भी, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही होती वो 20,000 आ रही होती, ठीक है, या 30,000 आ रही होती, ठीक है। लाइक जैसे कि भाई आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे इन्वेस्ट करके तो आपको जो अमाउंट देनी पड़ रही है, ठीक है, वो सिर्फ $2,000 देनी पड़ रही है। हो सकता है कि भी आप यही अमाउंट किसी और जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर, मतलब करके आपको वहां से अमाउंट जो होती है वो जो होती है वो आपको मिल रही थी लाइक 5,000 रुपीज मिल रही थी, ठीक है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो 5,000 रुपीज बन रही थी, यहाँ पे इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो 2,000 रुपीज बन रही है। मीन के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप फॉरगो कर रहे होते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जहां पे आप खड़े होकर काम कर रहे होते हैं लेकिन वहां से आप पैसे नहीं ले रहे होते, ठीक है। समझ लगी इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? यस सर। अच्छा, चले बैक टू दी टॉपिक आते हैं कि भाई हमारा क्या, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, सेशन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा,
अब हमारी एक्सप्लिसिट जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। मीन कि हमें जो बचता है वो सिर्फ बचता है कि जो हमारा होता है सिर्फ मीन के जो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा इफ अच्छा अगर प्रॉफिट हम शॉर्ट रन के अंदर देखें तो न्यू मार्केट्स एंटर मतलब कि न्यू फर्म्स एंटर होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, डिमांड जो होती है वो न्यू मार्केट्स न्यू एंट्री की वजह से हमारी कम हो जाती है, तो प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम रह जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर लॉसेस की बात करें, तो अगर लॉस हो तो क्या होता है, फर्म्स क्या होती है वो एग्जिट करना शुरू हो जाती है, तो रिमेनिंग जो सी है वो फर्म्स जो है ना वो हायर डिमांड को फेस करके उसके प्रॉफिट जो है ना वो हायर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मीन के शॉर्ट रन के अंदर जो है ना वो इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब क्या हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर अगर तो बहुत ज्यादा लोग हैं तो मतलब कि आपको लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर सॉरी अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो फंड एग्जिट करना शुरू कर देंगी, तो वहां पे आपको जो रिमेनिंग फंड्स बचेंगी वो क्या वो हायर प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उनको हायर डिमांड का को फेस करना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग है अगर इसके ऑपोजिट केस देखें कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो फंड जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगी। तो लॉन्ग रन के अंदर ये सारी चीजें एडजस्ट हो के, ठीक है, तो आपके पास जो बाकी बचता है वो बचता है इकोनॉमिक प्रॉफिट जो कि इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब इस चैप्टर के अंदर जो चीज रह गई है वो है इन दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, परफेक्ट तीनों मार्केट का कंपैरिजन। अब अगर हम देखें परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो वो और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ये कंपैरिजन है, ये दोनों, ठीक है, ये वाला पेज और ये पेज जो है वो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के दरमियान कंपैरिजन, ठीक है। मीन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमने परफेक्ट मार्केट के साथ भी और मोनोपोली के साथ दोनों के साथ हमने क्या कंपैरिजन करके देखा। अच्छा कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि फर्म्स जो होती है वो दोनों के अंदर मैनी है, इनके सेलर्स जो होती है वो ज्यादा हैं, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट दोनों की फ्री है, ठीक है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो दोनों का जीरो है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा। अच्छा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट क्या है वो आइडेंटिकल है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक के अंदर डिफरेंशिएट है, जैसे मैंने वो बर्गर वाली एग्जांपल दी कि कोई कुछ बर्गर बना के अंदर उसके अंदर कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, ठीक है। अच्छा फर्म हैज मार्केट पावर, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर उसके पास मार्केट पावर नहीं होती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मार्केट पावर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी वो कहेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट पता नहीं क्या मैं बना रहा हूँ तो इसकी मैं जितनी मर्जी प्राइस डिसाइड कर सकता हूँ। होती है ना कुछ प्रोडक्ट्स कुछ जगह इस तरह की होती है वो उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो वो उन्होंने उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई रखी होती है, तो वो एक्ट लाइक का जो है ना वो प्राइस टेकर कर सकते हैं, उसमें इतनी कोई इशू वाली बात नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें पता है कि हमारी डिमांड का जो है वो हॉरिजॉन्टल थी, इनको वो चेंज नहीं होती थी क्योंकि हमारी प्राइस जो होती है वो चेंज नहीं थी, और बल्कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं था पड़ता, प्राइस पे की जा रही थी। और यहाँ पे प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर अगर हम मोनोपोली के साथ इसका कंपैरिजन करें तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैनी फर्म्स हैं, ठीक है, मोनोपोली के अंदर एक फर्म है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो मोनोपोलिस्टिक के अंदर है और मोनोपोली के अंदर फ्री एंड एग्जिट एंड एंट्री नहीं है। अच्छा अगर हम बात करें लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट की तो वो मोनोपोलिस्टिक के अंदर जीरो है जैसे कि हमने किया था, लेकिन लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट मोनोपोली के अंदर वो पॉजिटिव है, ठीक है। वो क्योंकि वो लॉस के अंदर नहीं जाती, वो उसके पास इतनी पावर होती है, इतनी मार्केट पावर होती है कि वो अपना लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है ना वो उसको भी पॉजिटिव कर सके, ठीक है। ये आगे एग्जैक्टली जैसे मार्केट पावर हमने डिसाइड की थी कि भाई मार्केट पावर इसके दरम्यान है कि नहीं है, तो इन दोनों के पास मार्केट पावर होती है, इन दोनों की डिमांड जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। हाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट
अगर हम बात करें तो मोनोपोली के अंदर कोई भी नहीं होता, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैनी होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्योंकि डिफरेंशिएट होती नहीं प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट होती है, इसलिए क्लॉज सब्स्टिट्यूट की बात नहीं की जाती, ठीक है। अगर देखा जाए तो परफेक्ट मार्केट के और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो डिफरेंस था वो ये था, आइडेंटिकल वाला था, ठीक है। और ये मार्केट पावर वाला था, और ये डिमांड कर्व वाला था। तो दूसरी तरफ अगर इसकी बात करें जो डिमांड कर्व वाले की, सॉरी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले की, तो उसके अंदर फ्री एग्जिट एंड एंट्री, मैनी फर्म्स इनके नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं, पॉजिटिव जो सा लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट है ये, और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ये जो चीजें हैं ये इनके दरमियान डिफरेंस होता है। जो सिमिलर चीज है वो है फर्म जो है वो मार्केट पावर है वो सेम रखती है, और डिमांड का जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एक पूरा जिसको कहते हैं ओवरव्यू देते हैं कि भाई किस तरीके का होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं, या फिर शायद मुझे ही लग रहा है 35 ही थे आई थिंक, अभी 37 भी हुए, पता नहीं थे गायब हो गए। स्टूडेंट मेरे यहाँ से आते जाते रहते हैं। 36 है आई थिंक। खैर ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 16, ठीक है। अब हमारे रह गए हैं सिर्फ 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसके अंदर आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर आपने जी जी सर आपने कहा कि मोनोपोली में डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो जाती है, जी लेकिन जी इसमें ये है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लें तो हाँ, प्राइस उसकी जितनी मर्जी हाई हो जाए हमारी डिमांड तो उतनी ही रहेगी, यानी हमें तो उतनी बच्चे रिक्वायरमेंट कैसे होगी, कैसे उतनी रहेगी, मुझे ये बताएं कैसे उतनी रहेगी। क्योंकि वो आप हमारी एक एसेंशियल जरूरत है देखिए इलेक्ट्रिसिटी। मैं बताता हूँ, और ठीक है ये हमारी एसेंशियल थिंग्स हैं। मैं यही मैंने आपको बताया था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली की डिमांड कर्व के अंदर और मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर डिफरेंस होता है। अच्छा उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, मीन के जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डिमांड कर्व है वो थोड़ी सी ज्यादा वर्टिकल होती है, ठीक है। जो हमारी मोनोपोली की डिमांड कर्व है वो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की तरफ होती है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हायर की तरफ जाना शुरू हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जो 16,000 बिल आता है आपको 32,000 बिल आना शुरू हो जाए, डबल हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 500 से 1000 की तरफ अगर बात की थी, तो वो 32,000 होना शुरू हो जाए, तो क्या आप एसी उसी रूटीन के ऊपर चलाएंगे? काम हो जाएगा, काम हो जाएगा ना, एहतियात से चलाएंगे। एहतियात से चलाएंगे। इवन के आप घर की लाइट्स भी बंद करके रखेंगे, आप जो फालतू फैन वगैरह है उनको भी बंद करके रखेंगे, सोलर शीट्स वगैरह ला के लगाएंगे, ऐसे ही है ना। तो डिमांड जो सी है वो कम हो जाती है, अगर प्राइस इंक्रीज हो ना तो उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती ओके सर, थैंक यू। है। जी और कोई क्वेश्चन? ये मेरे ख्याल से मीटिंग भी एंड होने वाली है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो जरा जल्दी से बोल दो, बस आज के सर लिए ये ऐसा आप नहीं सेंड करते। कर देंगे ना, मतलब ये प्रेजेंट पावर पॉइंट ग्रुप में। ये मोहतरमा अभी आपको सेंड हो जाएगी, लेक्चर एंड होते ही आपको हो जाएगी सेंड। और कुछ इसके अलावा? सर वो गाइड कीजिएगा कि जीमेल कौन सी हमने यूज करनी है सेंड करने के लिए असाइनमेंट। वो आप गूगल डॉक्यूमेंट्स ही यूज करेंगे, वो मैं उसके ऊपर थोड़ी सी और वर्किंग करके आपको लिंक शेयर करता हूँ।